नमस्कार। आज हम सब जीव विज्ञान के एक ऐसे कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ये बताएगा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। ये कहानी है आनुवंशिकता और विकास की। मतलब कैसे जीवन की जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और समय के साथ साथ ये जीवन बदलता कैसे है। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी शक्ल, हमारी आंखें, हमारे बाल, ये सब हमारे माता पिता से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछा होगा। लेकिन एक मिनट, अगर हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं तो फिर उनकी एकदम कार्बन कॉपी क्यों नहीं है? कुछ चीजें अलग क्यों होती हैं? जैसे इन तस्वीरों में देखिए, कुछ लोगों के कान का निचला हिस्सा, जिसे कर्णपाली या ईयर लोब कहते हैं, वो सिर से जुड़ा होता है और कुछ का एकदम फ्री। यही छोटे छोटे अंतर हैं जिन्हें हम विभिन्नता कहते हैं। और बस यही से हमारी कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। तो इस बड़े से रहस्य का जो पहला हिस्सा है वो है आनुवंशिकता या हेरिडिटी। ये दरअसल वो प्रक्रिया है जिससे माता पिता के लक्षण यानी ट्रेट्स उनके बच्चों में पहुंचते हैं और इसी वजह से परिवारों में इतनी समानताएं दिखाई देती हैं। और जानते हैं इस रहस्य को सुलझाने वाले पहले जासूस कौन थे? वो थे ग्रेगर मेंडल। उन्होंने किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि अपने बगीचे में मटर के पौधों का इस्तेमाल करके आनुवंशिकता के कुछ सबसे बड़े और बुनियादी नियम खोज निकाले। मेंडल का एक्सपेरिमेंट वाकई कमाल का था। देखिए उन्होंने क्या किया, लंबे पौधों को बौने पौधों के साथ क्रॉस करवाया। अब जो पहली पीढ़ी आई जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें जानते हैं क्या हुआ? सारे के सारे पौधे लंबे थे, मतलब बौनापन तो जैसे गायब ही हो गया। लेकिन असली जादू तो अब होना था। जब इन F1 पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो जो दूसरी पीढ़ी F2 आई, उसमें वो बौने पौधे वापस आ गए। लगभग 1/4 पौधे बौने थे। यहीं से मेंडल को समझ आया कि कोई ना कोई तो गहरा नियम है जो इन सब लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है। और बस यहीं से मेंडल ने हमें दो बहुत जरूरी शब्द दिए। पहला है प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट ट्रेट। ये वो लक्षण है जो F1 पीढ़ी में साफ साफ दिखाई देता है, जैसे मटर के पौधों का लंबापन। कह सकते हैं कि ये दूसरे लक्षण पर एक तरह से हावी हो जाता है। और दूसरा शब्द है अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव ट्रेट। ये वो लक्षण हैं जो F1 पीढ़ी में छुपा रहता है, पर ध्यान रहे खत्म नहीं होता। जैसे पौधों का बौनापन जो F2 पीढ़ी में अचानक से वापस आ गया। मतलब वो मौजूद तो था, बस पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी। पर सवाल यह है कि ये निर्देश, ये सारी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आखिर जाती कैसे है? इसे लेकर कौन जाता है? इस सवाल का जवाब हमारी हर एक कोशिका के अंदर छिपा हुआ है। इसे कहते हैं जीवन का सीक्रेट कोड, DNA और जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सीक्रेट कोड काम कैसे करता है। DNA, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, असल में जीवन की पूरी ब्लूप्रिंट है। यह एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारी कोशिका में प्रोटीन बनाने की सारी जानकारी मौजूद होती है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल घुंघराले होंगे या सीधे, सब कुछ इसी में लिखा है। और देखिए, अगर DNA एक पूरी किताब है तो जीन उस किताब के अलग अलग चैप्टर या निर्देश हैं। जीन DNA का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी एक खास प्रोटीन को बनाने की जानकारी देता है। और यही प्रोटीन हमारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, जैसे पौधे की लंबाई को कंट्रोल करने वाला हार्मोन। तो अब वापस हमारे पहले सवाल पर लौटते हैं। हम अपने माता पिता की हूबहू कॉपी क्यों नहीं होते? इसका जवाब है विभिन्नता में, यानी वेरिएशन की शक्ति में। और ये विभिन्नता आती है यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है इंसानों में लिंग का निर्धारण। देखिए, स्त्रियों में गुणसूत्रों का जोड़ा होता है XX, वहीं पुरुषों में ये जोड़ा होता है XY। ये एक जरा सी विभिन्नता यानी X और Y का फर्क एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, बच्चे को मां से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलता है, लेकिन पिता से X भी आ सकता है और Y भी। अब यहीं पर सारा खेल है। अगर पिता से X आया तो XX यानी संतान लड़की होगी, और अगर Y आ गया तो XY मतलब संतान लड़का होगा। और हाँ, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अच्छा,
अभी तक तो हमने बात की कि लक्षण एक परिवार में कैसे आगे बढ़ते हैं। अब जरा तस्वीर को और भी बड़ा करते हैं। इस धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब आए कहाँ से? ये है जीवन की सबसे बड़ी कहानी। इस कहानी को हम कहते हैं विकास या एवोल्यूशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे लाखों करोड़ों सालों के दौरान धरती पर मौजूद जीव अपने पहले के रूपों से धीरे धीरे विकसित हुए हैं और उनमें इतनी विविधता आई है। विकास के इस सिद्धांत को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन को। उनकी ये बात बहुत ही मशहूर है। वो प्रजाति जीवित नहीं रहती जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, और ना ही वो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, बल्कि वो जीवित रहती है जो बदलाव के साथ खुद को सबसे बेहतर ढंग से ढाल सके। पर यह ढालने की प्रक्रिया होती कैसे है? डार्विन ने इसका तरीका भी बताया, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। ये दरअसल प्रकृति का तरीका है सबसे योग्य को चुनने का। जिन जीवों में ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करती हैं, वो ज्यादा समय तक जीते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अपने वो फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी को दे देते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि हरी झाड़ियों में लाल रंग के भृंग यानी बीटल्स रहते हैं। कौवे उन्हें दूर से ही आसानी से देख लेते हैं और खा जाते हैं। अब अचानक एक विभिन्नता के कारण एक हरे रंग का भृंग पैदा हो जाता है। कौवों को ये हरा भृंग हरी झाड़ियों में आसानी से दिखाई नहीं देता। तो क्या होगा? सिंपल है, हरे भृंग बच जाएंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और फिर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी की पूरी आबादी लाल से हरी हो जाएगी। बस यही तो है प्राकृतिक चयन। तो हमने देखा कि विभिन्नता कैसे आती है और प्राकृतिक चयन कैसे काम करता है। जब ये दोनों प्रक्रियाएं लाखों सालों तक लगातार चलती रहती हैं, तब कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। जब ये विभिन्नताएं और प्राकृतिक चयन बहुत लंबे समय तक जमा होते रहते हैं और जीवों की आबादी मान लीजिए किसी नदी या पहाड़ की वजह से एक दूसरे से अलग थलग हो जाती है, तो वो इतना ज्यादा बदल जाते हैं कि एक बिल्कुल नई प्रजाति ही बन जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को जाति उद्भव या स्पीसिएशन कहा जाता है। तो आइए फटाफट दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, प्रजनन के दौरान जो विभिन्नताएं पैदा होती हैं वो अगली पीढ़ी में जा सकती हैं। दूसरी, माता और पिता दोनों ही संतान को बराबर डीएनए देते हैं। तीसरी, इंसानों में बच्चे का लिंग पिता से मिलने वाले गुणसूत्र यानी एक्स या वाई पर निर्भर करता है। चौथी, जो विभिन्नताएं किसी जीव को जिंदा रहने में मदद करती हैं वो प्राकृतिक चयन के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं। और आखिर में, समय के साथ इन्हीं बदलावों के जमा होने से नई प्रजातियों का जन्म हो सकता है। तो आनुवंशिकता और विकास की ये कहानी हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि विकास कभी नहीं रुकता। तो जाते जाते हम सबके लिए एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि आज से 10 लाख साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।